हेलो जी। हाय। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। आज इस प्यारे से शुभ दिन में सुबह सुबह एक बिहारी सब पे भारी परिवार के तरफ से हम करते हैं आपका वेलकम। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस एकदम दहाड़ मारते हुए आइए करेंगे करंटवा के साथ अभी जम के अफेयर। छोड़ेंगे नहीं ससुरा को। अरे बताइए, बाकी सब बढ़िया है कि नहीं? कल का दिन कैसा बीता आपका? बढ़िया से जम के पढ़ाई किए कि नहीं? खाए पिए कि नहीं? थोड़ा बहुत मस्ती भी किए कि नहीं? आए रात में निंदिया कैसा रहा? मस्ती में एकदम डोले ना? बढ़िया से नींद हुआ ना? कि मछड़वा घुस के काट लिया कहीं ससुरा? आए डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? कि ठंडी जब से आया है, मछड़वा सबका तो हालत खराब हो गया है। ठंडी में तो टिक नहीं पाता है। तैयो सुट सुट से कहीं से घुस जाएगा रूम में, काट लेगा पकड़ के कि हम भी बचे रहें, एनर्जी मिलता रहे। कम चालाक नहीं है, बाप रे बाप। हमको तो लगता है कौन पीएचडी डिग्री लेके ये मछड़वा सब बैठल रहता है टपली मारने का। जल्दी हाथ में नहीं आएगा पहले तो। बाप रे बाप। लेकिन ईमानदारों बड़ा होता है। पहले गाना सुनाएगा। अरे मत पूछिए कौन कौन गाना सुनाता है कान में कि अलर्ट हो जा। अब फिर आएगा काटने के लिए। बताइए। जय हो जय हो। क्या बात। तो आइए हम लोग करेंगे मिल के करंटवा के साथ जम के अफेयर हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। लेकिन उससे पहले जो रिवाज है हम लोग के इस परिवार का, इस वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का, उसको पूरा किया जाए। आइए कछु सुनाते हैं आपको। अब एक बार होता क्या है, एगो टीचर एगो स्टूडेंट से सवाल पूछता है, अब बताओ जान कैसे निकलती है? तब स्टूडेंट कहता है, सर जी खिड़की से। खिड़की से? इसका क्या मतलब है रे? ए सर, कल्ले न जानते हैं टिफिन के टाइम में आपकी जो बेटी है ना, उसको हम फोन पे बतियाते हुए किसी से सुने। वो एक लड़का से कह रही थी, जान खिड़की से निकल जा। जय हो जय हो। पता नहीं आगे क्या हुआ होगा, उसके बाद किसका जान निकला होगा। हम लोग आइए करंटवा का जान निकालते हैं। पहले कुछ शुभ शुभ गुण वाला बात अपने अंदर समा लिया जाए, है कि नहीं? आइए आइए। हार तब होती है जब मान लिया जाए। हार तब होती है जब मान लिया जाए। जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। विचार कीजिएगा, है कि नहीं? आज का पहला टॉपिक का होगा हमरे दोस्त दोस्तिनी। देखा जाए पहला टॉपिक है आज का ब्रिक्स। ब्रिक्स पर आज हम लोग को बात करना है। आइए पहले लिख लिया जाए, फिर बतियाया जाए। ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। Started with brick.
South Africa joined in 2010. Summit takes place annually, not an organization, but an annual summit. New members: Argentina, Iran, Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia, UAE, आइए जरा बतियाया जाए। इससे पहले कुछ और बात करते हैं। अब है का देखिए, जब वर्ल्ड वार टू जो है खत्म हुआ, तब आभास हुआ दुनिया को कि भैया दुनिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, नहीं तो आपसे में लड़ मर पड़ेगा सब। कूटम कूट करता रहेगा, एकदम ढोलम ढोल बजाता रहेगा। कभी वर्ल्ड वार वन छेड़ देता है, कभी वर्ल्ड वार टू छेड़ देता है, कभी कुछ छेड़ देता है, कभी कुछ छेड़ देता है। एक दूसरे को छेड़ते ही रहता है ये लोग। अब बदले में मासूम लोग पिड़ाता है इस सब के चक्कर में। तो भैया वर्ल्ड बॉडी कुछ चाहिए ताकि इस सब चीज़ पे कंट्रोल हो सके। तब जाके यूएनओ बना। यूएनओ बना 1945 में, ये सब वर्ल्ड वार टू जब ख़त्म हो गया उसके बाद। लेकिन यूएनओ बना और साथ में और भी सब ऑर्गेनाइजेशन बना। अब मान लीजिए यूएनओ बना रेगुलेशन के लिए, सिक्योरिटी सब और सब मामला देखेगा। अब फिर जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, आपको मालूम है 1991 के बाद, तब क्या हुआ? तब और सब बॉडी भी बना। पहले भी था कि वर्ल्ड ट्रेड को अथी करेंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद उनका महत्व बढ़ गया था। कौन सा? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब। लेकिन पाया गया कि यह सब मोनोपोली कर रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ बोलते हैं करने के लिए, कंडीशन बहुत है इनका। इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ जो डेवलपिंग कंट्री हैं आपस में मिले, बोले भैया देखो ये सब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सब है, इस सब पे डेवलप्ड कंट्री सब जो है चढ़ के बैठल है। हम लोग का काम चलेगा नहीं इस सब से। पैसों लोन लो तो इतना कंडीशन ना बोलता है कि मत पूछो। ऐसा करते हैं आपस में मिलके कुछ ऐसा बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, या कुछ ऐसा मीटिंगें के लिए बना लेते हैं कि हम लोग का काम निकले कम से कम। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ डेवलपिंग कंट्री मिले, अब ब्रिक्स को फॉर्म किए। ठीक, ये सब बैकग्राउंड था आपका। अब आइए जरा बात करें बिग ब्रिक्स। ब्रिक्स नामे में इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, तो इसके लिए तो कोई दिक्कतें नहीं, यहीं से पता चल जाए। स्टार्टेड विथ ब्रिक, शुरुआत में बना था ब्रिक, BRIC ही था। साउथ अफ्रीका जो है 2010 में 2010 में ज्वाइन किया। ठीक, अब ये एक समिट है,
ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में नहीं बना दिया, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक समिट है। समिट बोलते हैं शिखर सम्मेलन, कि आपस में लीडर सब जो हैं, जो भी कंट्रीज में पार्ट लेंगे, जो भी मेंबर हैं इसके, उसके जो हेड होते हैं, जैसे इंडिया का बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो शिखर का बात है तो शिखर पे जो बैठेंगे, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसमें जाते हैं, वो आपस में मिलते हैं, ये लोग अलग अलग क्षेत्र में कॉपरेशन का बात करते हैं या जो भी करना हुआ करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक एनुअल समिट है, और इस समिट जो है एनुअली होता है, हर साल होता है समिट। ठीक। अब जब ब्रिक्स का महत्व बढ़ने लगा, देखा कि और भी कंट्री था डेवलपिंग, ये तो 5 गो मिलके बनाए, और भी बहुत डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो थोड़ा है। और सब कहा कि भैया हम लोग को भी डेवलप्ड कंट्री सब कुछ खास करने नहीं देगा। ऐसा करते हैं, चलो ब्रिक्स में मिलने का ट्राई करते हैं। सुनते हैं बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे का ख्याल रखता है, कंडीशन बेमतलब नहीं ला देता रहता है। तो करीब 40 कंट्री जो है वो इंटरेस्ट दिखाए ब्रिक्स का मेंबरशिप पाने के लिए। 40 देश कम से कम बोले कि हम मिलना चाहेंगे। एक बैग उनको उतना मिलाना संभव नहीं था, तो इससे पहले हुआ था 15th ब्रिक्स समिट हुआ था, उसमें कुछ मेंबर को शामिल किया गया, करीब 6 मेंबर को शामिल किया गया। देखिए तो नया, तो एक तो वो 5 पहले से हैं, अभी 6 और मिल गए हैं, 11 टोटल करंट मेंबरशिप अगर ब्रिक्स का बात करें तो 11 हो गए हैं, 6 को नया देखिए आज कौन। न्यू मेंबर्स अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई। देखिए इसको याद रखना तो बड़ा आसान है। यूपीएससी जो है अगर पूछेगा ब्रिक्स पर, तो बाकी और जो पूछा वो तो पूछेगा, लेकिन ज़्यादा चांस जो होगा वो होगा कि जो नए मेंबर लोग जुड़े हैं, ब्रिक्स में कहेगा कौन कौन मेंबर है, नया नया सब नाम दे देगा, इसके अलावा भी बहुत नाम दे देगा, आपको चुनने के लिए कह देगा कि चुनिए भैया ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और चांस भी ज़्यादा है काहे कि नए मेंबर से जुड़े। तो हम आपसे बहुत पहले कहे थे या फिर से कह रहे हैं कि ये सब जो है इस तरह का मैप बेस्ड क्वेश्चन सब, कि कौन कंट्री कैसे कैसे, या ये सब ऑर्गेनाइजेशनल सब, इसका एक अलग हम सिस्टम तैयार किए हैं इसको याद रखने का, जोरदार। अगर बहुत ज़्यादा मेंबर हो, मान लीजिए 15-20 मेंबर इस टाइप से हो जाता है, तब तो हमारा मानना है कि उस पे कोई कहानी बना लेना चाहिए कि एकदम अंदर उतर जाए। कम सम है 5, 6, 7 इस रेंज में है, तो उसका कोडिंग कर लेना चाहिए। अब देखिए है तो इसमें भी 11, लेकिन 5 गो को नाम तो ब्रिक्स के नामे में छुपा हुआ है, तो उस आसानी से पकड़ लेंगे। तो ये जो 6 गो नए आए हैं, सोचते हैं कि इनका कोडिंग कर लिया जाए। आइए देखें इसका कोडिंग कैसे कर लेते हैं हम लोग, और याद कैसे रखा है। वैसे सबका पहला पकड़े, ई कोडिंग याद रहेगा कि इसको बदल लें? हमको लगता है याद रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। ए, आगे ये नहीं बोलिएगा क्या बोलती तू, तो गड़बड़ हो जाएगा। ए आई सी यू, देखिए ए आई सी यू। A for Argentina, I for Iran, S for Saudi Arabia, E for Egypt, E for Ethiopia, U for UAE। एक दो बार नाम पढ़ लीजिएगा, एक कोडिंग याद रखिएगा, AICU, बस याद रहेगा, जबरदस्त। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन एरिया पर ये लोग कॉपरेशन करते हैं, कि इनका एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है।
कौन कौन मुद्दा पर लोग बातचीत करते हैं, कहते हैं भैया सहयोग करो एक दूसरे का, अगर आगे बढ़ना है तो। इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी पीपल टू पीपल एक्सचेंज। इम्पोर्टेंस represents 46% population, 29% global GDP, 42% global oil production, created two institutions, पहला NDB, for developmental assistance, contingent reserve arrangement, supports countries facing short-term balance of payment pressures। आइए देखिए इनका एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है, कौन कौन फील्ड में ये लोग आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे का। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ई एरिया है 4 इनका। ठीक। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है देखिए कैसे, कितना इम्पोर्टेंस। 46% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन का 46% ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्लोबल जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 29% ही रिप्रेजेंट करते हैं सर, 11 जो मिल गए हैं अब। ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 42% ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दो ठो देखिए, ये लोग इसमें ब्रिक्स में 2 गो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, 2 ठो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। कौन कौन सा? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर डेवलपमेंटल असिस्टेंस। अब कहे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब बहुत कंडीशन लगाता है, भैया अपना ही मिल के कुछ बना लो बैंक, कि पैसा का जरूरत पड़े तो इधर से जितना मदद हो सके इधर से कर लें, कम सम उधर से लेना पड़े।
तो उसके लिए एगो बनाए कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। रिजर्व है इसमें, रिजर्व में कुछ रखेंगे ताकि सपोर्ट्स कंट्रीज फेसिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब ट्रेड होता है दो देशों के बीच में, तो आप कहीं से कुछ मंगाइएगा तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ कि आपके पास कितना बैलेंस है भैया, वो बाहरी जो सामान मंगा रहे हैं उसके पेमेंट करने के लिए। तो मान लीजिए कोई कंट्री ऐसा हुआ कि उसको करेंसी का क्राइसिस हो गया है, बाहरी वाले को देने के लिए उतना फॉरेन करेंसी नहीं है, तो ये जो है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट से ऐसे कंट्री का शॉर्ट टर्म के लिए मदद किया जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए, कि हाँ कुछ दिन इसका काम चल जाए कम से कम। इंडिया के लिए इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है इसका। कैसे? अब देखिए, अमेरिका चीन में पड़ता नहीं है, अमेरिका रसियों में नहीं पड़ता है, लेकिन इंडिया को तो बैलेंस करके चलना है, काहे कि इंडिया को अमेरिका को भी देखना है, और रूस से भी संबंध खराब नहीं करना है, चीन के साथ भी हम लोग को ताना-तानी ज़्यादा करना नहीं है। तो कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया यूएसए से जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जैसे ब्रिक्स, जिसमें रसिया और चाइना को एक तरफ देख लेगा, तो बैलेंस बना के चलने के लिए इंडिया के लिए ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म। और अब देखिए इसमें कौन-कौन कंट्री आए, सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गए, मिडिल ईस्ट की काफ़ी कंट्री हैं, इजिप्ट सब। ये सब एरिया में भारत के बहुत लोग काम करते हैं। हाँ, यहाँ से जाते हैं, वहाँ से बदले में कमाते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, फॉरेन करेंसी उससे बहुत इंडिया को आता है वहाँ से। प्लस यहाँ से तेल भी भारत बहुत मंगाता है, सऊदी अरेबिया, यूएई सब से तेल भी बहुत मंगाता है। ये सब कंट्री डेवलप हो रहे हैं, तो भारत के लिए अच्छा स्कोप भी है, ये सब जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा भारत को, अब बड़का मार्केट भी मिल रहा है भारत को। बूमा बूम भारत के लिए ये बढ़िया है, अगर भारत इसमें अपना अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी वाला बात है, ये सब बात मेंस में काम आ जाएगा, लिखने में अगर बिक्स पे आता है तो जुड़ा हुआ। प्रीलिम्स के लिए तो हम लोग बात कर भी किए हैं, ये सब है, या साथ में वो मेंबर वाला जो है वो आपको याद रखना है। क्या बोलती तू नहीं, ICU का। आइए अब जरा दूसरा पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो हम लोग का क्या होगा, एगो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। पोर्टल बड़ा स्टूडेंट लोग के लिए बड़ा फायदेमंद पोर्टल लॉन्च हुआ है, जरा देखें क्या है। साथी पोर्टल, साथी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, साथी, लॉन्च्ड बाय। आप खुद सोचिए कि किससे जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करेगा? विचार कीजिए, सही विचार किए हैं आप? ये है क्या? एन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म, या फिर इसको
आप ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री। इंट्रेंस एग्जाम सब जो होता है, आप कंपटीशन इतना फेस करते हैं, तो उसका उसके लिए आप अपना मूल्यांकन कर सकें, टेस्ट दे सकें, तैयारी कर सकें, उसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लॉन्च किए हैं। ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मिलेगा आपको, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं आप इसको। अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री है। आप इसको अपलोड कर लीजिए, साथ ही पोर्टल को इस पर पढ़िए, टेस्ट दीजिए अपना, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कीजिए, जाके देखिए कैसा है। तो ये नया लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आज ये दूठो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक आज का दिन जो है आप अपना शुभ शुभ मनाइए, है कि नहीं? बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से क्या कहते हैं, दिन मनाइए। अरे आप तो सब बढ़िया कीजिएगा। हाँ, बस एक काम आप करना भूल जाते हैं, ज़रा मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं? फिर मिलते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं।